परिसीमन विधेयक 2026 के मुताबिक अगर डिलिमिटेशन होता है तो लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 816 हो जाएगी। उसमें 33% महिलाओं के लिए सीट्स आरक्षित होंगी। उनकी हिस्सेदारी को 273 सीटों तक लेकर जाएगी। लेकिन इस गणित में कैच है। अभी साल चल रहा है 2026 का और परिसीमन में जो जनसंख्या और जनप्रतिनिधि का अनुपात होता है वो लिया जाना है जनगणना से जो हुई भी थी 2011 में। तो अब विपक्ष ये तर्क भी रख सकता है कि जनगणना के बाद परिसीमन होना चाहिए, क्योंकि ये तो सच है कि 2011 और 2026 के बीच आबादी का आंकड़ा बेशक बदला है और जनगणना भी चल रही है, लेकिन जिस रफ्तार से परिसीमन की रणनीति तैयार हो रही है उस हिसाब से 2011 की जनगणना आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाना तय है। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि 2011 और 2027 का आंकड़ों के फेर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया डिरेल हो जाएगी? नहीं साहब, लगता नहीं है कि इस बार ऐसा होगा। और इसी पेच में ही बीजेपी का वो मास्टर स्ट्रोक भी छिपा हुआ है जो विपक्ष के मन को बदल रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों का डर है कि अगर आबादी के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो उन राज्यों को नुकसान होगा, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य में बर्थ कंट्रोल किया है। इसलिए दक्षिण के राज्यों की सीटें लोकसभा में कम हो जाएंगी, यानी उनकी पावर घट जाएगी। और इस डर का जवाब बीजेपी ने 50% के फॉर्मूले वाले ब्रह्मास्त्र से दिया है। अगर आप ताजा जनगणना को आधार बनाएंगे तो परिसीमन के बाद नुकसान दक्षिण भारत के राज्यों को होगा जहां सीटें घटेंगी। तो यहां बीजेपी डीएमके जैसे दलों को यह समझा रही है कि उनका फॉर्मूला सभी राज्यों की 50% सीटें बढ़ाने का है और उसमें तमिलनाडु का फायदा है, जबकि विपक्ष का जनगणना वाला गणित दक्षिण की ताकत को कम करेगा। और इसी 50% के वादे ने डीएमके से लेकर एनसीपी, एसपी, शिवसेना, यूबीटी तक का मन बदल दिया है। यानी लोकसभा में बीजेपी की टेंशन धीरे धीरे खत्म होती दिख रही है और लोकसभा के बाद बात राज्यसभा पर आएगी। तो राज्यसभा के गणित में भी बीजेपी ज्यादा दूर नहीं। यहां वर्तमान में कुल 245 सदस्य हैं। इस हिसाब से 2/3 का आंकड़ा बनता है 164 सदस्यों का और एनडीए के पाले में 158 मेंबर हैं। इस हिसाब से 6 और वोट की जरूरत एनडीए को पड़ेगी। तो देखिए, सीधा फॉर्मूला है। अगर लोकसभा में 53 सीटों को मैनेज किया जा सकता है तो राज्यसभा की 6 सीटें भी मैनेज हो ही जाएंगी। अब सियासत के इस गणित को आपने समझ लिया, लेकिन सवाल अब आपके मन में भी होगा ना कि परिसीमन चाहिए क्यों? तो परिसीमन का सीधा मतलब होता है बढ़ती आबादी के हिसाब से सीटों की गिनती को बढ़ाना, ताकि एक जनप्रतिनिधि पर बोझ ना बढ़े। अब ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि सांसद पर बोझ ना बढ़े, आबादी के हिसाब से प्रतिनिधि हो, वो सब तो ठीक है, लेकिन राजनीति के खेल में खूबसूरत ख्वाब भी किसी जवाब के लिए ही दिखाए जाते हैं और वो जवाब है असम में हुए परिसीमन का असर, जहां परिसीमन के बाद मुस्लिम बहुल इलाकों की सीटें 35 से घटकर 22 हो गई और असम में मूल निवासियों की सीटें 90 से बढ़कर 103 पर पहुंच गए। अब ये मूल निवासी किसके समर्थक थे, यह आप पता लगा लीजिए। और मुस्लिम सीट्स के घटने का नुकसान किसको हुआ, ये भी आप समझ ही सकते हैं। इसी तरह दिल्ली में शीला दीक्षित इतने सालों परिसीमन का ताना बाना बुनकर राज करती रही। हालांकि परिसीमन को आप एक राजनीतिक हथियार की तरह ही नहीं देख सकते, क्योंकि यह परिसीमन वक्त की जरूरत है। आप विकास की उम्मीद कर सकते हैं और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसी प्रक्रिया में एक सेल्फ सर्विंग अल्ट्रुइज्म छिपा है। जैसा असम में हुआ वही अगर देश में होता है तो फायदा किसका और नुकसान किसका, ये आप भी समझ सकते हैं।
उसी फायदे और नुकसान के बीच छिपा है विपक्ष का डर, दक्षिण भारतीय राज्यों की फिक्र और कांग्रेस की दूर की सोच। और वैसे भी सियासत के गलियारों में एक पुरानी कहावत है कि संसद में वही बिल गिरता है जिसके पीछे किसी बड़े सियासी तूफान की आहट होती है। 3 महीने पहले जब 131वां संविधान संशोधन विधेयक संख्या बल के मोड़ पर आकर थमा, तो शायद विपक्ष ने इसे एक अध्याय का अंत मान लिया होगा। लेकिन सत्ता के सबसे बड़े मंच पर सन्नाटा कभी स्थायी नहीं होता। बिल भले ही गिरा, लेकिन इरादे नहीं डिगे। और इरादे अब इस बिल को न सिर्फ बहुमत से पास कराने के हैं, बल्कि विपक्ष के साथ मिलकर शायद इतिहास बनाने के भी हैं। अब ये इतिहास किस तरह से लिखा जाएगा, इसका जवाब अगला हफ्ता दे देगा।